नमस्कार, टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल ऐप पर आप सबका स्वागत है। विश्व इतिहास में हम लोगों ने पुनर्जागरण, धर्म सुधार, वाणिज्यवाद, औद्योगिक क्रांति को कर लिया है और उसके बाद हम आगे बात करते हैं आज अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम ये हमारे कहाँ कहाँ लगता है, ये लगता है एक तो बीए पार्ट फर्स्ट में जो हमारी सेकेंड पेपर है और इसके अलावा बीए बीएड जो सेकंड है उसमें ये लगता है हमारे बीए बीएड सेकंड के अंदर भी इसका सेकंड पेपर है। टॉपिक है हमारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अब स्वतंत्रता संग्राम कैसे होगा कि लोगों को क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन हमें पहले ये जानना जरूरी है कि वो अधीन कैसे हुए। तो इसके लिए हम बात करें कि ये लोग अधीन किसके थे, तो अधीन थे किसके, ब्रिटेन के। किसके अधीन थे, ब्रिटेन के। तो ये ब्रिटेन के अधीन क्यों आ गए, किस तरह आए, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ, इसके जो कारण थे। यही कारण क्या है कि यहाँ इन लोगों का आगमन क्या हुआ कि हमने बात पढ़ी कि साम्राज्यवाद की जो होड़ चली, इस साम्राज्यवाद के अंदर क्या किया गया कि सभी देशों ने अपने अपने उपनिवेश स्थापित की। और इन उपनिवेशों की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि ये आर्थिक लाभ लेना चाहते थे उपनिवेशों से, इसलिए इन उपनिवेशों की स्थापना की गई। अब क्या था कि नए उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए नए उपनिवेश खोजने पड़ेंगे, नई भूमि खोजनी पड़ेगी। तो इसलिए ये नई नई भूमियां खोजने का सिलसिला चला। तो यूरोप के सभी देशों ने क्या किया, इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जिस प्रकार हम देखें कि पुर्तगाल के जो शासक हैं हेनरी द नेविगेटर, कहाँ के, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली शासक है हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर जो था, इसने क्या किया कि जो लोग खोज अभियान में जाना चाहते थे या नए क्षेत्रों की खोज जो करना चाहते थे, उन लोगों को प्रोत्साहित किया कि भी आप हमारी तरफ से जाएं और नए नए क्षेत्रों की खोज है वो करें। उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग जो शासक थे उन सभी ने इसमें रुचियां हैं वो दिखाई। ऐसे में ब्रिटेन भी पीछे है वो नहीं रहा। तो ऐसे में हम बात करें कि 1492 में कौन था, कोलंबस। कोलंबस निकला भारत के लिए कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में चलूंगा और मैं भारत का सीधा समुद्री रास्ता है वो खोज दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जिस तट पे पहुंचा, उस तट को उसने सोचा कि ये तो क्या है, भारत आ गए। और यहाँ जो लोग रहते थे, इन लोगों को उसने कह दिया कि ये कौन है, ये है रेड इंडियंस। ये कौन है, रेड इंडियंस है। लेकिन ऐसा नहीं था कैसे कि जैसे भी उसे पता लगा कि ये कौन से है, ये है अमेरिका का। क्योंकि पृथ्वी के मानचित्र को हम ग्लोब देखते हैं तो पृथ्वी क्या गोल है ना। तो इसलिए उसने क्या किया कि कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया और वहां के लोगों को क्या कर दिया कि रेड इंडियन था। और इसको क्या नाम दिया जाता है कि नई दुनिया। अब किसकी खोज होगी, नई दुनिया की खोज है वो होगी। उसी प्रकार हम देखते हैं कि 1498 में जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा ने क्या किया, भारत के लिए समुद्री यात्रा किस प्रकार करनी है, यानी उस समुद्री मार्ग की खोज है वो उसने
कर दी। तो इस प्रकार अब यूरोपीय जो लोग थे उनका सभी देशों के साथ में या विश्व के अन्य भागों में जाना प्रारंभ हुआ। ऐसे में ब्रिटेन ने भी सहयोग किया और अपने जो उत्साही व्यक्ति थे उनको क्या किया कि भेजा। ऐसे में दो कंपनियां जिनका नाम लिया जाता है, एक तो है लंदन कंपनी और दूसरी है प्लीमथ कंपनी। इन कंपनियों को प्रोत्साहित किया। ऐसे में जो लंदन कंपनी थी, उस लंदन कंपनी ने सबसे पहले वर्जीनिया के जेम्स टाउन, वर्जीनिया में जेम्स टाउन जो बस्ती है उस बस्ती को बसाया कब है? 1607। ये याद रखेंगे, ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका में लंदन कंपनी के द्वारा बसाई गई पहली बस्ती थी। किस कंपनी ने? लंदन कंपनी ने बसाई। अब क्या था, ये सिलसिला धीरे धीरे चल पड़ा और हम देखते हैं कि 1733 तक आते आते अमेरिका के अंदर ब्रिटेन की जो बस्ती है उनकी संख्या कितनी होगी? 13। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन के अमेरिका में कितनी बस्तियां थी, तो 13 उपनिवेश थी, है ना, 13 बस्तियां थी। इनमें सिर्फ एक है, जॉर्जिया ही ऐसी बस्ती थी जिसमें क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने सहयोग किया। इस बस्ती को बसाने में ब्रिटिश सरकार ने सहयोग किया। अब बस्तियां बसा दी गई। उत्तरी कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, जॉर्जिया, वर्जीनिया, ये क्षेत्र है वो बसाए। अब क्या था कि ये बसाए गए, लगभग गए तो कितने थे? लगभग 120 के आसपास व्यक्ति गए, लेकिन अधिकतर क्या है कि उनको वहां की जो आबो हवा वो अच्छी नहीं थी और इसलिए वो बहुत सारे मारे गए। लेकिन जो बच्चे उनको वहां रहने के लिए प्रोत्साहित किया किसने? तंबाकू ने। अब तंबाकू से क्या होता था? उनको आय होती थी और इस आय के कारण ही वो वहां रुके रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग वहां रुके रहे, तो ये इसके अलावा कुछ और कारण थे जिनमें बात करें हम धार्मिक कारण। ये एक महत्वपूर्ण कारण था, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था कि इस समय हम देखते हैं कि जो पढ़ा हमने धर्म सुधार आंदोलन, और धर्म सुधार आंदोलन यूरोप के कई देशों में फैला। तो दो जो मत थे, एक कैथोलिक था और एक प्रोटेस्टेंट था, तो इनमें विवाद है वो चला रहता था। अब इस विवाद के चलते जो प्रोटेस्टेंटवादी थे वो क्या है? तंग आ गए। कौन आ गए? प्रोटेस्टेंटवादी। अब इन प्रोटेस्टेंटवादी जो लोग थे इन्होंने सोचा कि हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो क्या ब्रिटेन में अंकुश लगाया जा रहा है। अब इस धार्मिक स्वतंत्रता का जो अंकुश लगाया जा रहा है, इस अंकुश के चलते क्या किया जाए कि इसको हम स्वतंत्रता को फील करें। अब ऐसी स्वतंत्रता ब्रिटेन में तो फील कर नहीं सकते, तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसे वातावरण में जाने चाहते हैं जहां हमारी धार्मिक स्वतंत्रता। तो कहते हैं ठीक है। अब ये सारे के सारे लोग कहां जाने चाहते थे? इस नई दुनिया में जाना चाहते थे, ताकि वहां कोई रोक टोक उन्हें नहीं। दूसरा, एक तो ये प्रोटेस्टेंटवादी, दूसरा हम देखते हैं कि जो जेलों में लोग थे। अब जेलों में कौन थे? चाहे वो अपराधी हो, है ना, तो अपराधी जेलों में रहेंगे। तो अब ये लोग भी क्या चाहते थे कि यहां हम जेल में पड़े, तो इससे अच्छा है कि हम जेल से बाहर निकले और हम क्या एक स्वतंत्र जगह में रहें। तो वो लोग भी जाना चाहते थे। तो इस प्रकार जो लोग वहां जाना चाहते थे उनको ले जाया गया। तीसरे नंबर पर बात आई कि जो दास हैं उन सब दासों को भी क्या किया जाए? जहाजों में भरा जाए और अमेरिका छोड़ा जाए। तो कहने का अर्थ है कि ये सारे के सारे जो लोग थे, ये सारे लोग ही अब क्या है वहां जाना चाहते थे, और जो नहीं जाना चाहते उनको जबरन ले जाते।
अब वहां गए तो जैसे ही पहुंचे अमेरिका में, तो अमेरिका में ये तो है नहीं कि वहां मानव नहीं थे, तो वहां जो लोग रह रहे थे वहां कौन रह रहे थे? रेड इंडियंस रह रहे थे। कौन रह रहे हैं? रेड इंडियंस। और दूसरे यहां कौन पहुंच गए? ब्रिटिश लोग पहुंच गए। इस तथ्य को यही छोड़ते हैं, एक चीज और समझते हैं। क्या था कि सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। अब सप्तवर्षीय जो युद्ध है, ये जो युद्ध था ये मुख्य रूप से किस किस के बीच में था? पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में। पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में। लेकिन इस युद्ध को भयंकर बना दिया किसके द्वारा? पर्सा का साथ दे दिया इंग्लैंड ने, और जो ऑस्ट्रिया है उसका साथ दे दिया फ्रांस ने। तो ऐसे में अब लड़ाई मुख्य किसकी होगी? इंग्लैंड और फ्रांस की होगी, क्योंकि खुद के वर्चस्व को लेकर के ये लड़ रहे थे, इनका साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका के जो उत्तरी क्षेत्र है यानी कनाडा, अब कनाडा पर अधिकार किसका था? फ्रांस का था। तो फ्रांस क्या करता? ये जो लोग ब्रिटेन वालों ने बसाए, इनके लिए रोजाना संकट पैदा करता, यानी फ्रांसीसी सेना बार बार इन पर आक्रमण करती, इनको भगा देती, खदेड़ देती। तो ब्रिटेन के लिए एक समस्या बनी हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है। तो अब क्या था कि ये जो इंग्लैंड के लोग हैं और फ्रांस के जो लोग हैं, अब ये एक दूसरे के विरोधी हुए। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो रेड इंडियंस है, रेड इंडियंस जहां रहते थे, ब्रिटिश जैसे ही पहुंचे तो इनको एक सीमित दायरे में समेट दिया गया, क्योंकि पहले तो पूरे क्षेत्र पर अधिकार था, अब उनके अधिकार कम कर दिए गए कि आप इतने स्थान पर ही रहेंगे। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि 3 स्टेप मैं यहां आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है? कनाडा। कनाडा अधिकार किसका है? फ्रांस का। यहां आगे ब्रिटेन वाले, इसके बाद यहां आगे रेड इंडियंस। अब रेड इंडियंस को कहा कि आपको इतने क्षेत्र में रहना है, इनको पीछे कर दिया गया, ब्रिटिश वालों ने जगह बना ली। अब ये जो है ये रोजाना इनको तंग कर, इससे प्रभाव किस पर पड़ता है? इन पर भी पड़ता है। दूसरा, ये लोग क्या हो गए? इनके अधिकार छीन लिए गए, तो ये ब्रिटेन के विरोधी हो गए, और ये विरोधी इसलिए ब्रिटेन के हो गए क्योंकि ये सब चीजें, क्योंकि वो ब्रिटेन की सरकार से ऑलरेडी तंग थे वो, तो इसलिए इन लोगों ने कहा कि हम तो किसका साथ देंगे? हम तो इनका साथ देंगे। अब ये एक कैसा हुआ कि इस सप्तवर्षीय युद्ध में, ध्यान रखिएगा, इस सप्तवर्षीय युद्ध में ये जो ब्रिटिश लोग थे और जो रेड इंडियंस थे, इन लोगों ने किसका साथ दिया? फ्रांस का साथ दिया, ब्रिटेन का साथ नहीं दिया। कई दफा तो हमें ऐसे भी देखने को मिलता है कि इन लोगों ने ब्रिटेन की जो सेना थी उस सेना के सामान को लूट लेते थे और लूट करके फ्रांस को बेच देते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि इंग्लैंड को काफी क्षति हुई, लेकिन अंतिम रूप से हम देखें युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो इंग्लैंड युद्ध में जीत गया और उसने क्या कर लिया? कनाडा पर अधिकार कर लिया। अब कनाडा पर इंग्लैंड ने जैसे अधिकार किया तो एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया। वो समस्या रोजाना की क्या थी कि रोजाना फ्रांस यहां आक्रमण करता था, तो इसलिए अब ये वो पूरा क्षेत्र है ये किसके कब्जे में आ गया? ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। हालांकि घाटा बहुत हुआ, यहाँ आर्थिक तंत्र फेल हो गया, और जिस प्रकार आगे मैं करवाऊंगा फ्रांस की क्रांति में भी, और जो इंग्लैंड की बार बार चर्चा होती रही तो उनमें ये सब बातें हैं वो आती रहेगी। तो अब ये क्या था कि ब्रिटेन के लिए जो फ्रांस का संकट था वो खत्म हो गया, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ। फ्रांस के मन में क्या है कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं इंग्लैंड को परास्त कर दूंगा, है ना। तो इंग्लैंड को परास्त करने का मौका वो ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ फ्रांस को ये बात भी पता थी कि ये दोनों जो है ये इंग्लैंड के विरोधी हैं, तो हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। तो ये इन लोगों ने ही क्या किया? ब्रिटेन का विरोध किया। इसलिए अब फ्रांस भी आगे चल करके आप देखेंगे कि
ये इनका साथ है। अब स्थिति चल रही है। दूसरा हम देखते हैं कि ये उपनिवेश ब्रिटेन ने स्थापित किए, इतना पैसा लगाया, क्या कारण था, क्यों ऐसा किया। ऐसे में बात करें तो यहां क्या किए गए, ब्रिटेन के अंदर लगाए गए बागान। लोग आएंगे, लोग यहां रहेंगे और इन बागानों में वो काम है वो करेंगे, और इन बागानों में काम करेंगे तो यहां से क्या होगा, उन्हें उत्पादन, और ये उत्पादन क्या होगा, ये उत्पादन आएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या लगी है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी, औद्योगिक क्रांति हमने पढ़ा था, और वो मशीनों से तैयार माल यहाँ आएगा। दूसरी तरफ ये सारे के सारे लोग क्या ब्रिटेन के अधीन है। तो ब्रिटेन ये बात चाहता है, ब्रिटेन ये चाहता है कि हमने क्या किया, पैसा लगा करके, खर्च लगा करके उपनिवेश स्थापित किए, तो अब हमें उपनिवेशों से फायदा होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ फायदा सोचा। एक तो उत्पादन की दृष्टि से लोगों से काम लिया। आप लोगों ने क्लासेस की बुक्स में फोटो देखी होगी कि किस तरह लोगों को पीट पीट करके काम लिया जाता था। उन्हें बैरकों में एक साथ ही क्या है कि वो पड़े रहते थे, ऐसे 4-5 घंटे सोते थे, तो बहुत ज्यादा क्या है कि लगभग 20-20 घंटे काम है वो उनसे लिया जाता था। दूसरा कहते कि जो कुछ भी उन पर बच रहा है उस पर भी टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओगे तो क्या होगा, इससे उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी, और वो क्या विद्रोह नहीं करेंगे क्योंकि उनको पूर्ण रूप से दबा के रखा गया। तो ऐसे में क्या था कि इन लोगों ने अब धीरे धीरे एक बौद्धिक चेतना आई, और इस चेतना के तहत इन्होंने क्या किया कि अब ब्रिटेन का विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे में हम देखते हैं इस बौद्धिक वर्ग में जो कॉमन सेंस लिखी गई टॉमन पेंस के द्वारा, कॉमन सेंस किसने लिखी, थॉमस पेन। अब इस थॉमस पेन ने क्या कहा, थॉमस पेन ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी उपनिवेश एक लंबे समय तक किसी के अधीन रहे। क्या कहा कि ये जरूरी नहीं है कि कोई उपनिवेश एक लंबे समय तक किसी देश के अधीन रहे। तो यहां सीधी सी बात किसके खिलाफ हो रही है, ब्रिटेन के खिलाफ। ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका के उपनिवेशवासी जो हैं वो एक लंबे समय तक वो ब्रिटेन के अधीन ही रहे, वो भी खुद स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो इसलिए वो भी स्वतंत्र है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1704 में क्या था, बोस्टन न्यूज लेटर जो है, बोस्टन न्यूज लेटर पत्रिकाएं आई, लोगों को प्रेरणा मिली, लोगों ने पढ़ा उनको। इसके अलावा हम देखते हैं कि कैम्ब्रिज के अंदर विश्वविद्यालय खोल दिया गया, विलियम एंड मेरी जो कॉलेज है वो वर्जीनिया में खोला गया। क्वेकर समुदाय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इससे लोगों में क्या आई, एक क्रांति हुई, और इस बौद्धिक क्रांति ने क्या किया, लोगों को जागरूक किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सिलसिला शुरू होता है। तो ऐसा सिलसिला शुरू किस प्रकार होता है, इसके बारे में अपनी बात है वो करेंगे। क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन यानी जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इस समय ब्रिटेन का शासक कौन था, जॉर्ज तृतीय। ये ध्यान रखना भी, शासक कौन था, जॉर्ज तृतीय। इसीलिए ये क्या कहा जाता है कि अमेरिका का जो युद्ध है, स्वतंत्रता संग्राम है, ये क्या था, जॉर्ज तृतीय का निजी युद्ध था। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जो टैक्स लगाए गए अमेरिका में, जो टैक्स लगाए गए ब्रिटेन की तरफ से, तो इन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग नीतियां बनाई। तो नीतियां बनाने वाले कौन थे, पीएम। कौन थे, पीएम यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्रियों के नाम हमें याद रखना। पहला है ग्रीनविच, दूसरा है रामकी,
तीसरा टाउनशिप, चौथा लॉर्ड नॉर्थ। चार नाम हमें याद रखने और चारों नाम हमें क्रम से याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनविले की। ग्रीनविले ने क्या किया कि उससे पहले एक नया एक्ट लाया गया। ग्रीनविले से पहले यहां बात कर लेते हैं हमने 1651 की। 1651 में एक एक्ट लाया गया, ये था नेविगेशन एक्ट। इस नेविगेशन एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि माल का आयात निर्यात, माल का आयात निर्यात ब्रिटिश जहाजों से ही किया जाए। क्या बात कही? नेविगेशन एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जो भी उपनिवेशवासी अपने सामान को इधर उधर ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, जहाजों का जो उपयोग कर रहे हैं, उसमें किसी भी बाहरी देश का जहाज वो यूज है वो नहीं कर सकते, बल्कि ब्रिटेन के ही जहाजों में वो माल को ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। पहली बात। इसके अलावा हम देखते हैं 1750 में क्या लाया गया? आयरन एक्ट लाया गया। आयरन एक्ट के अंदर भी क्या किया गया? उपनिवेशवासियों पर अधिकार करने की, उनको अधिकारों को ठुकाराघात करने की बात कही। तो इससे थोड़ा थोड़ा इन लोगों के मन में ब्रिटेन के प्रति वैमनस्य की भावना आने लगी। ग्रीनविले जो आया, ग्रीनविले ने क्या किया? 4 नए कर लगाए। कौन कौन से लगाए? ग्रीनविले के जो टैक्स लगाए हैं बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 उसने कौन सा लगाया? शुगर, या इसको क्या बोलते हैं? मोलसेज एक्ट। मोलसेज एक्ट। दूसरा स्टाम्प एक्ट। तीसरा उसने कहा क्वार्टरिंग एक्ट। और चौथा करेंसी एक्ट। ये किसके हैं? ग्रीनविले जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसने 4 एक्ट पारित किए। किसके लिए? उपनिवेशवासियों के लिए भी इन पर ये टैक्स है वो लगेंगे। पहली बात क्या कही? शुगर या मोलसेज एक्ट। अब शुगर क्या है? शुगर है शक्कर, और शक्कर या शीरा। अब ये शक्कर सीधे भी काम में ले सकते हैं, या इसकी क्या है? रम बनाने के अंदर काम में लिया जा सकता है। तो ऐसे में कहा गया सरकार की तरफ से कि जो शक्कर है वो सिर्फ किसी होनी चाहिए? ब्रिटेन। बाहरी देशों के साथ आप व्यापार करते हैं, आप यानी जो डच है, हॉलैंड है, फ्रांस है, आप क्या करते हैं? उससे ले लेते हैं और वहां से शक्कर लाते हैं, या बाहरी देशों से रम मंगवाते हैं, तो ये ब्रिटेन कभी स्वीकार नहीं करेगा। सिर्फ ब्रिटेन करना चाहिए। दूसरे में क्या कहा गया? स्टाम्प एक्ट। ये क्या था कि कर लगाया। स्टाम्प यानी पत्र पत्रिकाएं जो है, या कोई स्टाम्प लिखवाना है, या कोई इकरारनामा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्टाम्प लगाना जरूरी है। अब इस स्टाम्प को कर दिया अनिवार्य। लोगों ने क्या किया? स्टाम्प एक्ट का भयंकर विरोध कर दिया। इसलिए अब कहा जाता है कि इस स्टाम्प एक्ट को देख करके लोगों ने इतना दिमाग चलाया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में भी कभी नहीं चलाया। अब लोगों ने कहा कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों ने अब संगठन बनाने शुरू कर दिए। अभी कॉलेज लेक्चर में भी ये पूछा गया था कि संविधान स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां संगठन बनाए। स्वाधीनता के पुत्र और
स्वाधीनता की पुत्रियां संगठन बनाए और इन संगठनों के माध्यम से लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो स्टाम्प एक्ट था इसके बारे में क्या कहा गया कि प्रतिनिधि तो नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि तो है नहीं तो कर नहीं, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधि तो नहीं है। प्रतिनिधि तो कैसा, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार जो बनती है, सरकार में हमारे एक भी व्यक्ति को आपने कोई पद है वो नहीं दे रखा, हमारे पास कोई पद नहीं है, लेकिन जब एक्ट बनते हैं, जब कानून आप लोग हम पर बनाते हो तो आप लोग डिसाइड करके अपने स्तर पर डिसाइड करके सीधा थोप देते हो। तो जो हमारे आंतरिक मामले हैं, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का ब्रिटेन को कोई अधिकार नहीं है। अगर टैक्स लगाना है तो हमारे स्थानीय जो स्वशासन है, यहां का जो शासन चल रहा है, वो लोग बनाएं और वो हम पर टैक्स लगाएं, या आपको लगाना है तो हमारे बंदों को वहां लीजिए आप संसद में। तो इस प्रकार विरोध कर दिया। स्टाम्प एक्ट में दो बातें ध्यान रखनी है, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां स्टाम्प एक्ट के विरोध में बनाया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसमें लगा, स्टाम्प एक्ट के विरोध में। इसके बाद क्या था, क्वार्टरिंग। अब क्वार्टरिंग क्या होता है, क्वार्टर रहने वाला। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि हमारी सेना क्या रहेगी, अमेरिका में रहेगी, हमारे अधिकारी सैन्य अधिकारी कहां रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे। तो वो जब जाएंगे और वहां रहेंगे तो सारी की सारी जो व्यवस्था है उनके रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था कौन करेंगे, उपनिवेशवासी करेंगे। ये बात कही तो अब बुरा लगा उपनिवेशवादियों को कि हम ब्रिटिश सरकार के लिए हमारे ऊपर ही तो सेना लगा रहे हैं और हम ही उनकी व्यवस्था करें, ऐसा कब स्वीकार करें, हम नहीं करेंगे। उसके बाद करेंसी एक्ट, करेंसी यानी मुद्रा। सरकार ने कहा कि मुद्रा सिर्फ ब्रिटेन की चलेगी, अन्य देशों के जो मुद्रा है वो नहीं चलेगी। जिस प्रकार आप कोडियों से व्यापार करते हैं या और किसी से व्यापार करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो ग्रीनविले 4 एक्ट थे, ध्यान रखना है, 2 सह वाले हैं, सुगर और स्टाम्प, और 2 क वाले क्वार्टरिंग और करेंसी। 4 एक्ट है वो लागू करते। भारी विरोध किया गया, ग्रीनविले की सरकार का पतन हो गया। अब ग्रीनविले की सरकार का जब पतन हुआ तो उसके बाद आगे सरकार बनाई रांकीगम। रांकीगम ने सरकार बनाई तो रांकीगम ने क्या कहा, रांकीगम ने स्टाम्प एक्ट को कर दिया समाप्त, स्टाम्प एक्ट को समाप्त कर दिया। दूसरी बात, उसने समाप्त तो कर दिया, लेकिन उसने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। यह बात किसने कही, रांकीगम। स्टाम्प एक्ट समाप्त कर दी, लेकिन कर लगाने का अधिकार है। तो लोगों ने कहा कि भी अधिकार है तो इसका मतलब एक समाप्त किया है मतलब 2 नहीं लगाओगे, यही बात हुई। तो लोगों ने इसका भी विरोध किया, रांकीगम की सरकार का पतन हो गया। तीसरे नंबर पर हमने कौन सा पढ़ा, टाउनशेड। टाउनशेड कौन था, टाउनशेड प्रधानमंत्री नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी 3 प्रधानमंत्री थे, टाउनशेड प्रधानमंत्री नहीं था। टाउनशेड क्या था, वित्त मंत्री था। और इस समय सरकार किसकी थी, प्रधानमंत्री कौन था, विलियम पिट था, विलियम पिट था। ये ध्यान रखना कि विलियम पिट के सरकार के अंदर टाउनशेड वो वित्त मंत्री हुआ करता था। तो टाउनशेड ने अब नई नीति लगाई, क्या लगाई, टाउनशेड ने 5 वस्तुओं पर टैक्स लगाया। अब 5 वस्तुएं कौन कौन सी है, नंबर 1 चाय, 2 नंबर रंग, सिक्का धातु, 3
कागज, शीशा। 500 वस्तुओं के नाम याद रखने हमें। टाउनशेंड ने कर लगाई किस पे? चाय, रंग, सिक्का धातु, कागज और शीशा। अब जैसे ही दोबारा टैक्स लगे तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ, लोगों ने फिर विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसके चलते चलते टाउनशेंड की सरकार या विलियम पिट की सरकार का भी पतन हो गया। कर याद रखना, चाय, रंग, सिक्का धातु, कागज और शीशा। उसके बाद सरकार किसकी बनी? 4 नंबर पे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने क्या कहा? लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि अब हमें इन पर काम करना है, क्योंकि टैक्स तो लगाए जा चुके हैं। लोगों ने जब विरोध किया तो लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया? सब पर लाइन लगा दी, ये टैक्स नहीं लगेंगे। लेकिन उसने क्या किया? इस पर लाइन नहीं लगाई। क्या कहा? चाय पर 3 पेंस प्रति पाउंड टैक्स लगेगा। चाय पर 3 पैसे प्रति पाउंड टैक्स लगेगा, बाकी सब पर हटा दिया। और यह टैक्स इसलिए रखा गया, सिर्फ नाम मात्र के लिए रखा गया कि ब्रिटेन अधिकार है वो कर सकता है या टैक्स लगा सकता है। लेकिन उपनिवेशी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि एक भी टैक्स नहीं होना चाहिए। तो चाय पर क्या कर दिया? इन लोगों ने विरोध कर दिया। अब विरोध बड़ा भयंकर हुआ, तो इस विरोध के चलते आगे की कार्यवाहियां हैं वो क्या हुई, ये सब अपने आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।